स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिग्स के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। तो शुरू करते हैं हिग्स के अनुसार। प्रतिस्थापन प्रभाव हिग्स के अनुसार। हिग्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या दो तरीके से की है। एक बार जब x वस्तु सस्ती हो जाती है, और दूसरी जो व्याख्या की है प्रतिस्थापन प्रभाव की, जब x वस्तु महंगी हो जाती है के रूप में की है। ओके, तो हम जो यहाँ पर व्याख्या करेंगे वो सबसे पहले करेंगे हिग्स के अनुसार x वस्तु सस्ती हो जाने पर। तो इसे एक चित्र की सहायता से समझते हैं हम लोग। ये हो गया x अक्ष मूल बिंदु O, ये हो गया y अक्ष। तो x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा, y अक्ष पर y वस्तु की मात्रा। ओके, अब मान लीजिए कि शुरू में होता क्या है कि x वस्तु महंगी होती है, मान लीजिए 25 रुपये की मिल रही है, और y वस्तु मात्र 15 रुपये की मिल रही है। तो यानी y वस्तु सस्ती है और x वस्तु महंगी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उपभोक्ता y वस्तु ज़्यादा खरीदता है और x वस्तु कम खरीदता है। तो उसकी जो कीमत रेखा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये हो गया कीमत रेखा PL। ओके, तो ये बिंदु हो गया R, और यहाँ पर जो संतुलन स्थापित हो रहा है ये हो गया E, और ये X वस्तु की ON मात्रा। और यहाँ पर एक तटस्थ वक्र इस तरीके से होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो उपभोक्ता का जो संतुलन है वो E बिंदु पर है, जहाँ पर Y की OR मात्रा का उपभोग हो रहा है और X की मात्र ON मात्रा का उपभोग हो रहा है PL कीमत रेखा पर। तो जो कि Y वस्तु की अपेक्षा X वस्तु का बहुत कम मात्रा में उपभोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि X वस्तु महंगी है y वस्तु की अपेक्षा। अब क्या होता है कि यहाँ पर X वस्तु सस्ती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हम व्याख्या कर रहे हैं वो X वस्तु सस्ती होने पर हम लोग यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। तो जो X वस्तु है मान लीजिए वो 9 रुपये की हो जाती है, तो X वस्तु सस्ती हो गई। अब X वस्तु सस्ती होने का मतलब है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहने पर भी उसकी मौद्रिक आय में वृद्धि हो गई। तो अब उसकी एक नई कीमत रेखा बनेगी जो कि इसी P बिंदु से शुरू होगी और ये हो गई PL1, और इस तरीके से PL1 एक नई कीमत रेखा बनी, जिस पर जो कि अधिक संतोष देने वाली है। तो उपभोक्ता का संतुलन इसी बिंदु पर कहीं होना चाहिए, इस बिंदु पर, अर्थात वह उसका उपभोग इसी बिंदु पर कहीं ना कहीं स्थापित होना चाहिए। लेकिन अब उपभोक्ता इस बिंदु पर संतुलन स्थापित यानी इस PL1 कीमत रेखा पर नहीं स्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने पुराने तटस्थ वक्र पर वापस लौटेगा, ताकि उसके संतुष्टि का स्तर पूर्ववत बना रह सके। ओके, यानी वह ना तो पहले से बुरी स्थिति में रहे, ना वह पहले से अच्छी स्थिति में रहे। अर्थात उसके लिए यानी इस PL1 कीमत रेखा को इस तरीके से पीछे खिसकाया जाता है कि जिससे एक नई कीमत रेखा इसी तटस्थ वक्र को स्पर्श करे, और जहां इस तटस्थ वक्र को नई कीमत रेखा स्पर्श करेगी उसी पर उपभोक्ता का संतुलन होगा। तो इस तरीके से ये एक नई कीमत
नई कीमत रेखा यहाँ पर स्पर्श कर रही है इसे, यहाँ पर इस बिंदु पर इस तरीके से ON1 ये हो गया R1 और ये संतुलन बिंदु E1, ये बिंदु ये रेखा होगी P डैश और L डैश। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि उपभोक्ता का इस PL1 रेखा से P डैश L डैश यानी इस तटस्थ वक्र पर E1 पर संतुलन स्थापित करने से तात्पर्य यह है कि सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के आय प्रभाव को समाप्त किया जा सके। यानी उपभोक्ता का यहाँ से यहाँ तक आना इसलिए आया है या उसने अपना संतुलन बिंदु इसलिए यहाँ पर स्थापित किया है ताकि सापेक्षिक कीमतों के परिवर्तन के आय प्रभाव को समाप्त किया जा सके। ओके, अब इस बिंदु पर ये जो E1 बिंदु है यहाँ पर उपभोक्ता अब X वस्तु की ON मात्रा से उपभोग बढ़ाकर ON1 वस्तु की मात्रा का उपभोग कर रहा है, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और अब यहाँ पर जहाँ पहले Y वस्तु की OR मात्रा का उपभोग कर रहा था, अब यहाँ पर Y वस्तु की मात्रा को घटाकर मात्र OR1 मात्रा का उपभोग कर रहा है। अर्थात जो उपभोक्ता की जो बढ़ी हुई मौद्रिक आय थी अब उसे P डैश के रूप में कम किया गया है ताकि वो अपना संतुलन बिंदु इसी तटस्थ वक्र पर स्थापित कर अपने पूर्ववत संतुष्टि का स्तर को कायम कर सके। ओके, तो अब यहाँ पर Y वस्तु की जो घटी हुई मात्रा है अर्थात Y वस्तु की OR से OR1 के रूप में जो घटी हुई वस्तु की मात्रा है और X वस्तु की ON से ON1 के रूप में जो बढ़ी हुई मात्रा है, ये जो घटी हुई मात्रा है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव है, यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। और यहाँ ये उपभोक्ता इसमें एक ही तटस्थ वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता रहता है ताकि उसका संतुष्टि का स्तर पूर्ववत रह सके।